व्हाइट बोर्ड आ गया सबकी स्क्रीन पे? यस सर। जी सर। यस सर। राइट। सो इन द लास्ट टर्म सबसे पहले तो हम लोगों ने ये बात करी थी कि आखिर हम पीएचडी क्यों कर रहे हैं, राइट? कुछ ऐसे बात करी थी ना हम लोगों ने। फिर ये बात करी थी कि रिसर्च कैसे हेल्प करेगी। देन हम लोगों ने ये बात करी थी कि भाई जो रिसर्च हम लोग कर रहे हैं वो कैसे, मतलब क्या क्या इंटरेस्ट एरिया है, टॉपिक्स लोगों के क्या होंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि आखिर पूरा प्रोसेस क्या है और लिटरेचर रिव्यू पे आए थे हम लोग, ठीक है। फिर वेरिएबल्स की बात हुई थी। पहले जरा इतने को कनेक्ट करिए, इन चार चीजों को कनेक्ट करिए, फिर आप बताइए मुझे आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे की बात करेंगे। वेरिएबल्स हम लोग कहां से डिराइव कर रहे थे? Am I audible to everyone? Yes, sir. यस सर। Right. तो वेरिएबल्स का सोर्स क्या था? मोस्टली वेरिएबल्स जो थे वो हमें कहां से मिल रहे थे? लिटरेचर से। यस सर। जी सर। भाई अगर मैं ये कहता हूँ कि इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो ये बात मुझे कैसे पता? ये प्रीवियस लिटरेचर पे लिखा हुआ है ना कि अगर मैं कहूँ कि इंडियन कंज्यूमर जो है वो प्राइस तो ये मुझे कैसे पता है? ठीक है। और मैंने ये भी बोला था आपको कि परसेप्शन पे हम लोगों को बेस नहीं होना है, रिसर्च हमें कैसे करनी है? जब हम रिसर्च करेंगे तो हमारे क्या अप्रोच होना चाहिए, हमें कैसे होना चाहिए? Sir, objective. We should be unbiased, so we should be unbiased. Neutral. Yes. Neutral. In neutral form. Neutral form. अच्छा, ऑब्जेक्टिव टर्म आप यूज कर रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव? देखिए ये आप लोग भी एक सर्टेन लेवल पे हैं तो हाँ बताइए सर, क्या कह रहे थे? सर इसमें जैसे सब्जेक्टिव में हमें पूरा जैसे किसी चीज को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं ओपन एंडेड फॉर्म में, लेकिन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में हम उसका ऑब्जेक्टिव में ट्रूथ जो है उसमें डिस्टॉर्ट नहीं हो सकता है। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं वो ओपिनियन पे बेस्ड होता है, हो सकता है कि किसी का ओपिनियन आपसे डिफरेंट। बिल्कुल सही। और कोई बताना चाहेगा? यस आचल, गो अहेड, अनम्यूट। यस, वी आर वेटिंग फॉर यू। नहीं, अनबायस्ड तो आपकी कंपनी है कि आपको just give me a second. Sir, again your voice is not coming.
Sir, your voice is broken. connection. Am I audible now? Sir, no. Sir, if possible, kindly take class on Google You Meet. cannot hear That me would now. be better. No, sir, no. अच्छा, 1 मिनट रुकिए, मैं स्विच करता हूँ, गूगल मीट पे आता हूँ. Have things improved? सूरज अभी सही हुआ? कुछ आवाज आ रही है? जी सर. जी सर. आ रही सर. Yes, sir. Am I audible? No. Yes sir. Audible. Yes sir. Yes sir, audible. अच्छा, जी, सर. अभी क्या है ना, इंटरनेट का इशू है ये. गूगल मीट पे भी यही होगा. देख लेते हैं, अगर फिर भी नहीं वर्क करता तो आई विल स्विच टू गूगल मीट. नो इश्यूज. लेट मी. अच्छा, आप लोग टाइम से थोड़ा ज्वाइन कीजिएगा अगली बार से. तो that day, like we were talking about objective, right? Today ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस पे बात हो रही थी. जरा बताइए क्या होता है. आंचल, आप बताने वाले थे, प्लीज स्पीक. व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव? Sir, normally objective means aim. Whatever we have decided why we are going to conduct any research. Anybody else would like to add on? Collection of data हो सकता है फिर सर for Collection of data. Okay. sir the What else? outcome that you aim to achieve by pursuing a research or conducting a research. Okay. Anything else would like to add? Any other? सर, अनबायस होकर के हमें रिसर्च करनी पड़ेगी. पर्सनल ओपिनियन जो है, पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पे हमें कुछ भी यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है अपने रिसर्च में. जो रियल आउटकम आएगा, चाहे वो हमारी परसेप्शन हो, हमारा इंटरेस्ट हो या ना हो, बट वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी सही है. अच्छा, देखिए, ऑब्जेक्टिव जब मैं बोल रहा हूं तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, मैं ये जानना चाह रहा था. चलिए, अच्छा, मुझे 2 क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा. अब मेरी बात सुनिए. अब मुझे ये बताइए कि when did we got our independence? 1947. More responses? Simple question, everybody knows the answer, but I want more responses. 1947. In August 1947. अच्छा, ये क्वेश्चन मैं किसी से भी पूछूं, कभी भी पूछूं, कहीं भी पूछूं, उसको क्या आंसर मिलेगा अगर वो एक इंडियन है तो? Same answer. All answer will be same. So everybody will say 15th August. Yes, sir. 1947. ठीक है जी. चलिए, मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए. हाउ वी गॉट अवर इंडिपेंडेंस? सबको आंसर करना है, सबको.
आप मीटिंग में हैं तो आंसर करिए, बताइए हाउ वी गॉट अवर इंडिपेंडेंस। With the efforts of our freedom fighters. The freedom अरे भाई मैं struggle. रॉकेट साइंस थोड़ी ना पूछ रहा हूँ आपसे, एकदम सिंपल बात पूछ रहा हूँ। आपको जिसका सर रोल बहुत सारे इम्पोर्टेंट वेज थे। There were so many freedom fighters. freedom movement आंदोलन हुए, मूवमेंट हुए, सर सत्याग्रह हुआ, movement सत्याग्रह by using different meanings. दांडी मार्च हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। अच्छा, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन मैं कहीं भी पूछूं, अलग अलग लोगों से पूछूं, मुझे क्या सेम रिस्पॉन्स मिलेगा? नो सर, अलग अलग आंसर देंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा, कोई कहेगा कि भैया गांधी जी ने आजादी दिलाई, कोई कहेगा सुभाष चंद्र बोस ने, कोई कहेगा भगत सिंह ने, तो क्या उनके आंसर्स गलत होंगे? नहीं सर, सबका आंसर सही है। सब्जेक्टिविटी बेस्ड होंगे ये आंसर। सर उन्होंने रोल प्ले किया। यानी कि अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं इसी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पे। व्हाट इज द टेम्परेचर और व्हाट इज द डेट टुडे? सर चलो टेम्परेचर पूछते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर? 14 डिग्री। तो आप कोई एक चीज बताओगे, 14 डिग्री, 15 डिग्री, 17 डिग्री, जो भी होगा आपके घर पे टेम्परेचर इस समय जहाँ पे आप हो, तो उस जगह पे जितने लोग हैं वो वही टेम्परेचर बताएंगे। Yes sir. और अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ इज द वेदर टुडे? बजट It's cloudy. अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग। क्लाउडी, ओवरकास्ट, ठीक है जी सर। किसी को बहुत सर्दी लगती होगी तो बोलेगा कोल्ड है, किसी को सर्दी अच्छी लगती होगी तो वो बोलेगा प्लेजेंट है। क्या उनके आंसर्स गलत हैं? जो लोग अलग अलग गलत नहीं है। ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑब्जेक्टिव कोई भी बात कह रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं कहूं, आप कहें, कोई भी कहे, वो आंसर फिक्स है। ठीक है, वो एक ही है। और सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि वहां पे कुछ परसेप्शन आ गया। वो परसेप्शन गलत नहीं है, लेकिन मेरा परसेप्शन आपके परसेप्शन से अलग हो सकता है, आपका किसी और के परसेप्शन से अलग हो सकता है, एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? ठीक सर। So it means subjective is based on perceptions. Yeah, but it is not necessary that somebody's perception or a different perception is incorrect. Okay. Right? Yes. Sir, it is depend upon perception or influenced by perception. What? Subjectivity. सर एंट्री दे दीजिए। हाँ मैं दे देता हूँ एंट्री। वेटिंग लिस्ट पे तो कोई नहीं है, मैं किसको एंट्री दूं? सर मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ दूसरी से। अच्छा, क्योंकि ये फोन से ज्वाइन कर रखा है तो क्लियर नहीं रहता, अच्छा, ऑडियो अच्छा, ब्रेक अच्छा, होता है अच्छा, इसलिए ओके दूसरी ओके से ओके join डन। हाँ जी। हाँ जी, तो देखिए ऑब्जेक्टिव, अब रिसर्च हम जब भी करें तो रिजल्ट्स हमारे कैसे होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव। मैं वही रिसर्च करूं, आप वही रिसर्च करें, कोई और वही रिसर्च करे, अगर उसी डेटा सेट पे कर रहा है तो जो फाइंडिंग्स आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। Same. ठीक है, सिमिलर आनी चाहिए। क्योंकि देखिए एक टर्म और याद रखिए रिसर्च में, या साइंटिफिक रिसर्च की बात और है जब हम लोग बिहेवियरल साइंस की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग को अपनी स्टडीज में बिहेवियर पे स्टडी करना है। ठीक है, चाहे परचेज बिहेवियर हो या कंज्यूमर बिहेवियर हो या एम्प्लॉइज का बिहेवियर हो या फाइनेंशियल बिहेवियर हो, बिहेवियर में एक टर्म याद रखिए कि हमें सिमिलर रिजल्ट्स आने चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि वही एज इट इज आए, क्योंकि आपको पता है कि गुड इवनिंग सर। इवनिंग हो गई क्या? नहीं सर। भैया हमारी 1:30 बजे क्लास हम शुरू कर देंगे, आप लोग टाइम से ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना? मानता हूँ कि आप बिजी होंगे और सारी चीजें, बट थोड़ा सा बीच में रिदम ब्रेक होता है ना तो फिर मजा नहीं आता। एनीवेज, तो बिहेवियर में बहुत सब्जेक्टिविटी है। लोगों का बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है
कि जिन लोगों से हम डेटा कलेक्ट करने वाले हैं वो उस समय पे कैसे बिहेव कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कहीं उनके ऊपर किसी दूसरी चीज का इन्फ्लुएंस तो नहीं है। खैर ये सब चीजें हम लोग करेंगे बाद में। पहले हम लोग बात कर लेते हैं, एक तो भाई आज मैं एडमिट कर ले रहा हूं, मैं कल नहीं करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे, मतलब है ना, ये मेरा पूरा टाइम। हाँ, ये बार बार मुझे जो है ना बीच में जो पॉपअप्स आ रहे हैं एडमिट के, ये मुझे जरा इरिटेट कर रहे हैं। चलो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पे बात हो गई। सब्जेक्टिव मतलब लोगों का परसेप्शन जो अलग अलग है, ऑब्जेक्टिव मतलब फिक्स, ठीक है, आंसर इज फिक्स। मल्टीपल चॉइस वाली बात नहीं है यहाँ पे, पर आंसर एक ही सही है, राइट। अब ये सितार कौन सुना रहा है? Yes, please mute everyone. हाँ, म्यूट कर लीजिए, जब बोलना हो तब आप अनम्यूट भी करके बोल सकते हैं। खैर, तो अब देखो, ये मैं अभी हटा देता हूं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप समझ गए, और उस दिन पे जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें लिटरेचर रिव्यू पे आ गए थे हम लोग। लिटरेचर रिव्यू से हम लोगों ने वेरिएबल्स डिराइव करे। वेरिएबल्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और कौन सा एक वेरिएबल था? Extraneous variables. हाँ जी, तो एक्सट्रीनियस, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल? और जैसे अगर सपोज करिए एक वेरिएबल अपना हो गया इंडिपेंडेंट, और फिर डिपेंडेंट। इस पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था डिमांड फंक्शन का, कि डिमांड जो है वो, डिमांड मान लीजिए हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये किसी भी कमोडिटी के प्राइस पे डिपेंड कर रही है, या सब्स्टिट्यूट के प्राइस पे। और क्या याद दिलाओ वेरिएबल? इनकम, सब परचेजिंग पावर। इनकम से कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर आ गई, है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। हाँ जी, चलिए, कंज्यूमर टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ बायर। मतलब मोर और लेस ये सभी जो है क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यस सर। और डिमांड क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्या है, ये कहां से पता चलेगा? ये भी लिटरेचर बताएगा। यस सर। भाई हमें क्या पता कि सब्स्टिट्यूट का प्राइस से क्या फर्क पड़ता है, तो लिटरेचर में कहीं होगा, लिखा होगा पहले के रिसर्चर्स ने, है ना। तो लिटरेचर रिव्यू किया, क्या फायदा हुआ? एक तो वेरिएबल मिल गया, दूसरा फायदा हुआ कि हमें वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप मिल गया, रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। अच्छा, ये रिलेशन अमंग वेरिएबल जो है, इसको क्या कह सकते हैं हम? इसको अगर एक स्टेटमेंट में लिख दे तो क्या कहेंगे उसको? हाइपोथेसिस सुना है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्या होता है? एक्सपेक्टेड होता है, एक्सपेक्टेड आउटकम सर। रिसर्च का आउटकम होता है जी नहीं सर, हम एक संबंध कायम करते हैं। हाँ, सर को बोलने दीजिए, जो कह रहे थे संबंध कायम। Sir, it's a tentative solution of any problem. Solution. हाँ, educated guess होता है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ये सोल्यूशन है या गेस है? ये तो संभावित सॉल्यूशन होता है। ये तो assumptions है, pre-assumption। एक assumption संभावित उत्तर हो सकते हैं, true or it can be false। It might be different from conclusion. ये अलग भी हो सकता है सर, जरूरी नहीं है कि हाइपोथेसिस हमारी जब प्रूव होगी तो ही वो समाधान मिलेगा हमारा फाइनल आंसर। हो सकता है वो प्रूव ना हो तो फाइनल उत्तर नहीं मिलेगा।
ये हम एक संबंध दोनों के बीच निकालते हैं और उन संबंध को चेक करते हैं। इसीलिए तो इसको टेंटेटिव का बोला गया है, टेंटेटिव सॉल्यूशन है। यस नहीं, सबमिशन नहीं है, इट्स अ assumption and it might be different है from जिसके conclusion. आधार पे हम It's कंक्लूजन a निकालते हैं। assumption, but it's based on something to solve a problem. अरे आप लोग इतना आपस में लड़िए नहीं, मेरी बात सुनिए, सुनिए सुनिए सुनिए। हम लोग ऐसा करते हैं, इसको एकदम इजी कर देते हैं, ठीक है? मैं एकदम इजी कर देता हूँ इसको, आपको लड़ना नहीं है। हो जाए क्योंकि बहुत ज्यादा। क्या हो गया सर? अनम्यूट सबको बोल दीजिए प्लीज कर लें, क्योंकि फिर आवाज आपकी नहीं आती है। सब लोग म्यूट कर लो भाई अपने आप को। अनम्यूट करो तो आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो भाई। और ये स्पेशली जो टेक्निकल आवाज आ रही है जिनके, उससे वो जरूर कर लें। वैसे मेरे पास भी है पावर। Sir, time is about to over for this meeting. अच्छा, अभी जूम ने कहा है कि मैं टाइम लिमिट हटा दे रहा हूँ इस मीटिंग से आपके लिए, ठीक है? हैप्पी? Okay. Yes. चलिए, थैंक यू सर। अच्छा, काम की बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस, मुझे पता है जूम पे ये बोर्ड वाला फंक्शन बड़ा मतलब कंफर्टेबल है मेरे लिए, इसलिए मैं जूम पे करना चाहता था। और ये मैं थोड़ा सा ये चीजें जरा हटा रहा हूं जो नीचे मैंने लिख रखी हैं, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। तो हाइपोथेसिस पे आ जाते हैं हम लोग। हाइपोथेसिस कुछ नहीं है यार, सिर्फ एक स्टेटमेंट है बस, ठीक है? एक स्टेटमेंट, ठीक है? अजम्पशन चाहो तो कह सकते हो, पॉपुलेशन पैरामीटर भी हो सकते हैं सर। उतना डीप में मत जाइए, बहुत टेक्निकल होंगे तो फिर सर कंफ्यूज हो जाएंगे ना एजाज जी। अभी खाली इतना समझिए कि एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेट कर रहा है? स्टेटिंग अबाउट अ पॉसिबल आउटकम, रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट and dependent and independent वेरिएबल। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। एक जरा रीड करिए एजाज जी इसको। स्टेटमेंट स्टेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बस बस बस, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सबको पता ही चल गया क्या है ना? जैसे आपने उस दिन बताया था कि एक्सपेंस जो है वो इनकम पे डिपेंड करेंगे, सेल्स जो है एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करेगी, है ना? किसी भी शेयर की डिमांड जो है रिस्क पे डिपेंड कर सकती है, रिटर्न पे डिपेंड कर सकती है ना? तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो हमको पता ही था सभी लोगों को, है ना? अब क्या जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है इस पे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर है कि नहीं है, ये जानने के लिए हम एक स्टेटमेंट बता देते हैं कि भाई साहब दिस वेरिएबल इज डिपेंडेंट अपॉन दिस वेरिएबल, राइट? और हाइपोथेसिस आपने सुना होगा, दो तरीके की थी, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव। एच नॉट से करते थे रिप्रेजेंट हम किसे? नल को, नल हाइपोथेसिस। और H1 से अपोजिट में अपना हाइपोथेसिस या H1 अल्टरनेटिव। हाँ, लेट इट बी। अच्छा जी, चलिए जी, तो नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है? टेस्टिंग के लिए नल हाइपोथेसिस आ जाएगा, टेस्टिंग का सेटअप हम करेंगे। देखिए, एक बच्चा है, वो शाम को सर्दी में खेल रहा था, सवेरे जो है उसको खांसी आने लगी, तो उसके मम्मी पापा ने कहा कि तुम सर्दी में घूम रहे थे बाहर, इसलिए तुमको बहुत खांसी आ रही है। और उसने क्या कहा? उसने कहा नहीं, हमें खांसी यूं ही आ रही है। उसका सर्दी से कोई लेना देना नहीं है, नहीं है, ठीक है?
एक बच्चा था बहुत ज्यादा अच्छा था पढ़ाई में, लास्ट टाइम पे उसने जो है कुछ ये बायजूस वगैरह की क्लास और ले ली, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, ठीक है। तो बायजूस वाले क्या कहेंगे कि हमारे क्लास लेने के कारण जो है ये बच्चा बहुत अच्छे से पास हो गया, और बच्चा कहेगा कि नहीं नहीं, हम तो वैसे भी अच्छा नंबर लेके ही आते, इसमें बायजूस का कोई योगदान नहीं है। नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारे लिए ये क्वेश्चन है कि भैया जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या उस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कुछ इम्पैक्ट है कि नहीं, ठीक है। मैं टेक्निकल हो साउंड करूं तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। अभी तक बात समझ रहे हो आप मेरी? यस सर, यस सर। इसीलिए हम लोग को, अब हमें रिसर्चर है और रिसर्चर है न्यूट्रल, है ना। तो न्यूट्रल रिसर्चर जो है वो क्या करेगा, न्यूट्रल रिसर्चर कहेगा यार दोनों हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो एक और नल हाइपोथेसिस उसने बनाया कि भैया जो हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है, उसमें इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई योगदान नहीं है, दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है जी। और उसको बैलेंस करने के लिए वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलेगा। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलेगा कि भैया इस डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं या जो चीजें हो रही हैं, वेरिएशन जो है वो किसके कारण है, नेचुरल नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कारण, ठीक है। अब सपोज करिए कि सैनिटाइजर जो था, सैनिटाइजर की डिमांड कोविड के कारण बढ़ गई, लेकिन उसके पहले भी तो लोग यूज कर रहे थे ना। यस सर। अब ये जानना है कि इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन द सेल्स ऑफ सैनिटाइजर। अब आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है, लेकिन अभी हमें अपना परसेप्शन नहीं रखना है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना? हमें क्या करना है, हम कहेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन सेल्स ऑफ सैनिटाइजर्स। तो ये क्या होगा हमारे लिए, नल हाइपोथेसिस हो गया, यहाँ करे कोई भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। अल्टरनेट इसकी क्या हो जाएगी, there is significant impact of COVID on sale of sanitizer. तो जरा मैं किनारे कर देता हूँ, फिर यहाँ पे लिखने की कोशिश, या इसको हटा ही देते हैं। null hypothesis would be there is no significant impact of, एडमिट हो जाओ भाई, there is no significant impact of, मैं जनरल चीज लिख रहा हूं, आप उसको अपने हिसाब से अपने जो भी वेरिएबल्स हो ठीक है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब होगा बस सिग्निफिकेंट नहीं है, थोड़ा बहुत होगा, होगा तो होगा। रात में आइसक्रीम खाई, सवेरे खांसी आई, आइसक्रीम का खांसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो गया नल हाइपोथेसिस, खांसी हुई आ गई थी। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, there is significant impact of independent variable on dependent variable. बिल्कुल बढ़िया, कुछ नहीं करना है, ये नो को हटा देना, ए में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना आता है सभी को? यस सर। ले लो फिर जल्दी से। सर ले लिया। गॉट इट। इतने में कोई समस्या अभी तक जितनी बात हुई, हाइपोथेसिस क्या है? नो सर, नो। अच्छा, मैं अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ, मैं अभी आपको कोई बहुत इन डेप्थ नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बेसिक बेसिक बस समझना है ना। बेसिक आ गया तो फिर बाद में थोड़ा टेक्निकल भी बात करेंगे तो आप पकड़ पाओगे। अभी तक जितनी डिस्कशन हुआ कोई समस्या कहीं भी? नो सर। अच्छा, चलिए अब अपनी अपने पीएचडी या अपने रिसर्च पेपर या जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है उससे रिलेटेड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल बताइए, और उसके लिए नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताइए।
आज एकता जी बहुत इनएक्टिव है, क्या हो गया? एकता जी, आर यू देयर? हेलो। हाँ बोलिए भाई, आप बहुत शांत हैं आज। यस सर। थिंक सर। बताइए आपकी पीएचडी का किस चीज पे है टॉपिक? सर मेरा जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब आपकी इच्छा किस पे है? सर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन। अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन किस पे डिपेंड करेगा? कौन से वेरिएबल्स होंगे? सर इसमें जो वेरिएबल्स हैं इसमें मैंने बेसिकली लिया हुआ है अनकवर्ड पीपल हु आर ट्रेडिशनली थिंक एवरीथिंग बट डोंट थिंक अबाउट अ डिजिटल बैंकिंग एंड डोंट थिंक अबाउट अ सेविंग्स. So as types of people, if connect in bank directly in banking, so we can say our Indian government achieve financial inclusion. अच्छा, India तो can't कोई success without 99% financial inclusion. मैम कोई भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लीजिए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल ले लीजिए। डिपेंडेंट की स्पेलिंग गलत है, सही कर लीजिएगा। Okay sir, no issue. ठीक होना चाहिए। और जरा बता दीजिए कुछ नल हाइपोथेसिस फॉर्म करके और अल्टरनेट फॉर्म करके। सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैं ले सकती हूँ पब्लिक ओपिनियन। मे बी some people are literate, some people are more literate, some people are not literate. So this is depend upon their opinion. How can we take digital banking and banking access facilities, lots of. And second variable, we can take banking products, insurance products. Okay. How can attract general public? So this is also a dependent variable. अभी थोड़ा सा और क्लैरिटी लानी पड़ेगी। खैर समीर जी आप बताइए, आपका क्या एरिया है? सर मेरा एरिया खाद्य सुरक्षा है और उस पे मैं मनरेगा का प्रभाव देखना चाहता हूँ। तो मुझे मेरे हिसाब से सर नल हाइपोथेसिस होगी कि मनरेगा का कोई भी सिग्निफिकेंट प्रभाव खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण खाद्य सुरक्षा पे नहीं पड़ता है और उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा कि उसका पड़ता है। जी जी बिल्कुल सही। मतलब आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट पूरा मोटा मोटा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट के बीच के रिलेशन को रिफ्लेक्ट करता हुआ एक स्टेटमेंट है, बस और कुछ नहीं है हाइपोथेसिस। ठीक है। अच्छा सभ्या जी क्या आप बोलना चाहेंगे? नो सर। अच्छा, बट हैव यू गॉट इट एवरीबॉडी? लाइक see I cannot ask individually to everyone, you understand, right? We have 66 participants. सर क्या आप एक दो एग्जांपल्स ऐसे दे के उसमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बता सकते हैं? मैं बिल्कुल बताऊंगा, मगर मैं पहले चाहता हूं कि कुछ आपकी साइड से भी आए, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आप कितना समझे। जी सर सर मेरा एरिया फाइनेंस है। हाँ जी। हाँ तो उसमें सर मैंने जो टॉपिक सोचा है वो है इम्पैक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन हाउस होल्ड सेक्टर इन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट। तो सर उसमें हमने हाउस होल्ड सेक्टर, थोड़ा हाउस होल्ड सेक्टर में क्या? सर हाउस होल्ड सेक्टर अभी तो सर कंफर्म नहीं इसमें। अच्छा सर इसमें इम्पैक्ट देखना है। तो सर नल हाइपोथेसिस हमने हमारी देयर has been a positive impact of goods and service tax on household sector in Lucknow district. जी हेलो यश है alternative में the impact of GST and standard of living of household sector are independent to each other. आपका नाम क्या है? सर अनुपम सुमन त्रिवेदी। अनुपम जी मैं यश जी को देखने लगा था, वो थोड़ा परेशानी में आ गए थे। सर मेरा टॉपिक है द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर। हाँ तो मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग। चलिए ठीक है, सभी लोग अपने अपने टॉपिक्स हैं और लेट मी टेल यू, सपोज करिए कंपनी ने सेलिब्रिटी बुलाया। आप सभी लोगों ने घड़ी डिटर्जेंट केक का एडवर्टाइजमेंट देखा है? जी सर। यस सर। कौन है उसका ब्रांड एम्बेसडर?
अमिताभ बच्चन खाली अमिताभ बच्चन, और भी तो कोई आता है उसमें? यामी गौतम में भी है। यामी गौतम साहब ने नहीं देखा वाला। नहीं सर, हमने दिव्यांका त्रिपाठी को दिव्यांका त्रिपाठी। ठीक है ठीक है, अमिताभ सर और दिव्यांका त्रिपाठी, अमिताभ बच्चन दिव्यांका त्रिपाठी, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ तो काफी मतलब कठिन हो गया होगा ना उनके मैनेजमेंट के लिए डिसाइड करना कि दो सेलिब्रिटीज को ले रहे, अमिताभ बच्चन को ले लिया तो दिव्यांका को लेने की क्या मतलब जरूरत है? मान लीजिए आपको ये डिसीजन लेना होता तो आपको काफी कठिनाई होती, नहीं? नहीं सर, क्योंकि सर कपड़े तो मोस्टली लेडीज ही धोती हैं, तो उन्हीं के लिए ही है ये तो। हाँ ठीक है, गॉट योर पॉइंट। अब यहाँ पे देखना ये है कि क्या सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का असर सेल्स पे होता है। अब उन्होंने लिटरेचर देखा होगा, उन्होंने देखा कि भाई अमिताभ बच्चन सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं इंडिया के, उनका बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स पे, हम भी उनको रिपिन कर लेते हैं अपने कैंपेन में। मगर फिर उन्होंने रियलाइज किया होगा कि जी इम्पैक्ट तो पड़ा, पर वो सिग्निफिकेंट पड़ा कि नहीं पड़ा, या उतना इफेक्टिव था कि नहीं था। तो उन्होंने दिव्यांका को भी रिपिन कर लिया, क्योंकि दिव्यांका का हाउस होल्ड जो फीमेल्स हैं उनपे एक अच्छा उसकी इमेज है और वो मतलब कारगर हो सकता है। ठीक है, अब आप जरा हाइपोथेसिस बनाइए। देयर इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। नल हाइपोथेसिस क्या है? देयर इज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ऑन सेल्स ऑफ घड़ी। सेलिब्रिटीज का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो एक तरह से निगेटिव भी हो सकता है। ये तो सेलिब्रिटी बस दिखाने चले आए। अगर अमिताभ बच्चन की जगह कोई फीमेल सेलिब्रिटी होता और जो हाउस होल्ड में पॉपुलर होता तो शायद उन्हें दिव्यांका को ना लाना पड़ता, है ना? अभी हम लोग खाली हाइपोथेसिस के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या, तो यहां पे हमें क्या करना है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में बस चेंज कर देते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे लिए भाई साहब? सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट सर, सेलिब्रिटीज सीधे मैं इतना लिख दे रहा हूँ, सेलेब्स लिख दे रहा हूँ। ये चलो लिख ही देते हैं। पूरी स्पेलिंग में गलती है TIES। ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा? सेल्स ऑफ घड़ी प्रोडक्ट। ठीक है, घड़ी डिटर्जेंट लिख दे, नहीं तो आपको कोई और घड़ी भी लग सकती है। और अब इसी को उठा करके अल्टरनेट इसी का अपोजिट है बस, और बस नो को हमें क्या कर देना है? आ कर देना ए में। तो ये हो गई अपनी एक हाइपोथेसिस जो नल हो गई, जो कह रही है जी कोई रिलेशनशिप नहीं है, सब सेल वेल अपने आप हो रही है, सेलिब्रिटी लाओ चाहे नहीं लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और अल्टरनेट क्या कह रही है कि नहीं, एक सिग्निफिकेंट फर्क पड़ता है, सेलिब्रिटी के हो जाने से सेल्स बहुत बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? ओके सर, यस सर। अब कोई दूसरे एरिया में चलते हैं। HR में कोई का टॉपिक है, ह्यूमन रिसोर्स में परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किसकी है? लीडरशिप। यस, लीडरशिप का परफॉर्मेंस पे। ठीक है, यस सर, यस सर। सर स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट पे मैम अभी एक एग्जांपल ठीक है अभी के लिए ना, ऑन लेट्स से एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। नल को अल्टरनेट बना लेते हैं। ठीक है जी, तो मोटा मोटा आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये हाइपोथेसिस
अभी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात नहीं कर रहे, टेस्टिंग पे बाद में आएंगे, पर हाइपोथेसिस बना ली हमने, हाइपोथेसिस बन गई, अब इसको टेस्ट बाद में करेंगे कि भैया कौन सी सही है ना? सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज। सर क्या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो सर तो हाइपोथेसिस भी एक से ज्यादा हो जाएंगी? जी बिल्कुल हो जाएंगी, कई सारी हाइपोथेसिस होंगी। मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, रुकिए, ठीक है, एक सेकंड के लिए बस पॉज लीजिएगा। या चलिए अभी छोड़ता हूँ, अभी टेक्निकल हो जाएगा, मैं दिखाने को तो दिखा सकता हूँ, क्वेश्चनर है मेरे पास, लेकिन ऐसा होता है जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं ना तो देयर आर वैरायटी ऑफ वेरिएबल्स, ऐसा एक वेरिएबल खाली नहीं होगा। जैसे जस्ट अ सेकंड, वेयर मान लीजिए एक वेरिएबल कोई ये है, मेरी आर्ट बहुत गंदी है, सपोज करिए ये 3 वेरिएबल लीड कर रहे हैं किसी एक वेरिएबल को, ठीक है, अब ये वेरिएबल फर्दर लीड कर रहा है किसी तीसरे वेरिएबल को। मान लीजिए ये किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, ये सपोज करिए कि उसकी नॉलेज लेवल है, और ये उसका लेट से उसकी स्किल्स या एजुकेशन वो कर देते हैं, कुछ और कर देते हैं, टेक्निकल, ये इसका फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, ये इसका सपोज करिए एटीट्यूड है, और ये इसका किसी चीज के प्रति परचेज बिहेवियर है। अब यहां देखिए कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इसका रिलेशनशिप इससे ई का ए से, के का ए से, एफ का ए से, फिर ए का परचेज बिहेवियर से। तो यहाँ पे कितने हाइपोथेसिस बन सकते हैं, मतलब कितने रिलेशंस है? देखो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका अभी इसके साथ, ठीक है, यस सर, सिमिलरली इसका भी इसके साथ, इसका भी इसके साथ, फिर इसका ए का एटीट्यूड का परचेज बिहेवियर के साथ, वो काफी सारे नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हर केस के लिए बनेंगे। यस सर, समझ गए आप ना? तो एक थीसिस में मल्टीपल हाइपोथेसिस होते हैं। एट ए टाइम हम क्या कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन को कंसीडर करना, ठीक है जी? ओके सर। आपके जब आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाएंगे ना मैम, आप जब लिटरेचर रिव्यू कायदे से कर लेंगे तो देन यू विल आइडेंटिफाई डिफरेंट वेरिएबल्स व्हिच आर लीडिंग टू अनदर वेरिएबल। नाउ दैट वेरिएबल विल मे लीड टू अ डिफरेंट वेरिएबल। हाँ जी समीर जी बोलिए। सर जैसे यहाँ 4-5 रिलेशन बन रहे हैं, तो जैसे एक हम शोध कर रहे हैं, तो क्या उसमें किसी एक रिलेशन को ही देखेंगे या सभी को देखा जा सकता है? ये डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। रिसर्च में सब जब आपने शुरुआत करी थी ना, अपना सिनॉप्सिस देंगे आप, तो वहां पे आप बताएंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, ठीक है ना? अब आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बता रहे हैं और उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो उस मॉडल में एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा पर इंडिपेंडेंट कई सारे होंगे। हाँ। और उन जिसको हम इंडिपेंडेंट मान रहे हैं वो भी किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो सकता है। हाँ। तो वो रिलेशनशिप कलेक्टिवली एक मॉडल हो गया। जैसे यहाँ पे देखो 3 से ये ए बन रहा है, फिर ये ए से आगे जाके परचेज बिहेवियर बन रहा है ना? और कलेक्टिवली ये पूरा क्या है, एक मॉडल है। तो आपका जब आपने एक ऑब्जेक्टिव आपने बनाया टू आइडेंटिफाई वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द परचेज बिहेवियर, ठीक है, फिर आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव आया टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दोज वेरिएबल्स, फिर तीसरा आया टू प्रपोज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल, है ना? तो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव पे ये डिपेंड करेगा कि क्या करना है। जो आपने करने के लिए रिसर्च उठाई है उस पर डिपेंड करेगा।
तो मेरा क्वेश्चन यही था सर कि जैसे कई बन रहे हैं लेकिन हम किसी एक रिलेशन को ही उसमें चेक करेंगे ना सर। अगर एक को दो करेंगे वेरिएबल के तो बीच में। सुनिए, अगर एक को करेंगे तो रिसर्च पेपर लेवल पे तो ठीक है, रिसर्च पेपर में चल जाएगा, पर पीएचडी में थोड़ा सॉलिड होना चाहिए। तो इसका मतलब सर कई हाइपोथेसिस बन सकती है। हाँ बिल्कुल बनेंगी, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब तो आपको डेटा कलेक्ट करना है, बाकी तो एसपीएस सारा काम करेगा। वो तो ठीक कह रहे हैं, मतलब हमारा शोध जैसे होना है तो जब कई हाइपोथेसिस बनेगी तो मतलब अच्छा एक साथ कई हाइपोथेसिस चेक की जा सकती हैं, वो डेटा के ऊपर डिपेंड वो सब हो जाएगा। हाँ ठीक सर, ओके थैंक यू। बट सर इंटरप्रिटेशन तो उसकी करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। आप अच्छा एक चीज ये बताइए, सपोज करिए मैं आपसे बोलूं कोई बहुत ऑब्वियस सी चीज बोलूं तो उसको रिसर्च मानेंगे क्या? नो सर। तो रिसर्च में हम जो काम कर रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं? रिसर्च का मतलब क्या है? That we are contributing to the existing area of knowledge. Yes sir. Isn't it? Yes. अब एकदम ऑब्वियस ही अगर कोई बात बोल दोगे कि भैया बोले पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाने तो पढ़ाई करो, ये क्या बात हुई? ये बताओ ना कैसे पढ़ाई करो, कहां से पढ़ाई करो, ठीक है? Are you getting my point? Yes sir. तो भैया आपको ना यू हैव टू बी लाइक, आज अगर मान लो मैं चिल्ला के बोलने लगूं कि कोई भी चीज को ऐसे ऊपर उछालो तो नीचे आ जाती है, तो लोग हंसेंगे ना मेरे ऊपर, बोलेंगे तो न्यूटन बता के गए पहले, आप क्या बता रहे हो, है ना? तो इसलिए ऑब्वियस चीजों पे नहीं, थोड़ा आप जो भी काम कर रहे हो उसको देखो। रिसर्च पेपर जब आप लिख रहे हो तो आप हो सकता है 1-2 वेरिएबल 3 वेरिएबल में आपका काम चल जाए, लेकिन थीसिस पे थोड़ा सा मतलब अच्छा होना चाहिए काम। बाकी आपके जो भी रिस्पेक्टिव गाइड्स होंगे वो आपको गाइड करेंगे, लेकिन ये हो सकता है एक से ज्यादा हाइपोथेसिस हो सकती है डेफिनेटली, और उनको सबको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए चलो जाए जी। सर क्या आउटकम को देखते हुए हाइपोथेसिस चेंज कर सकते हैं लास्ट में? अभी तो सिनॉप्सिस लेवल पे हैं शायद आप लोग ना? यस सर। तो सिनॉप्सिस तो सारा प्रपोज्ड ही होता है ना? अभी आप जब लिटरेचर रिव्यू करेंगे ना तो बहुत चीजें नई नई निकल के आएंगी। लिटरेचर रिव्यू बहुत अच्छे से करिए, बात समझ रहे हैं? लिटरेचर रिव्यू को मजाक या जो बहुत से लोग करते हैं कि हल्के में ले लेते हैं, वो नहीं करना। लिटरेचर रिव्यू बेस है। जी सर। बात समझ रहे हैं ना? मैं जब अपनी पीएचडी कर रहा था तो मुझको एक स्केल नहीं मिल रहा था, तो मुझे लगा कि मैं स्केल डेवलप करूंगा इसके लिए, और मैंने बहुत ढूंढा, स्केल नहीं मिला। मेरी गाइड ने कहा और ढूंढो, मैं ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिला। मैं बिल्कुल श्योर हो गया कि स्केल है ही नहीं, ठीक है? उसके बाद मेरे एक फ्रेंड है, रिसर्च स्कॉलर है, वो कहीं और, अब तो खैर दूसरे कॉलेज में है। मैंने उनको बोला कि भाई इस पे मैं स्केल डेवलप करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि क्यों कर रहे हो डेवलप, है स्केल कि नहीं है? हमने कहा नहीं, मुझे नहीं मिला। बोले अच्छा ठीक है, और आधे घंटे के अंदर उन्होंने स्केल ढूंढ के मुझको ईमेल कर दिया। आप समझ लो आप? तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको बहुत उस पर नहीं रहना है। दूसरों मतलब बहुत लोग डेप्थ में काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, आपको जो लग रहा है कि काम नहीं हुआ है, क्या पता हो रखा हो। तो इसलिए थॉरो लिटरेचर जब आप करोगे ना, लिटरेचर रिव्यू, तब आपको पता चलेगा कि जो काम आप करने जा रहे हो वो कितना नया है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है? अगर आपने लिटरेचर हल्के में किया तो पीएचडी वाइवा में एक्सपर्ट आपकी बैंड बजा देंगे, और आप अननेसेसरी भी मेहनत कर लोगे, ये भी एक फैक्टर है। तो इसलिए लिटरेचर रिव्यू बहुत अच्छे से करिए, और जब भी करिए एक मैं तरीका आपको बताऊंगा, बता दूं अभी? जी सर, यस सर जी सर, प्लीज बताइए। हाँ, एक आप क्या करें, एक्सेल पे टेबल बना लिया करिए, ठीक है? सर बना लिए। हाँ, तो उस पे जो है ना लिटरेचर, आपने जैसे पेपर का नाम, किन किन वेरिएबल्स पे कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उनकी किस एरिया में उन्होंने काम किया, एक मैं दिखाता हूँ आपको बना के। आप मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए जिसमें मैं एक एक्सेल खोल करके बना सकूं। ओके सर, ओके फाइन सर।
एक्सेल आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? जी सर। जी सर। यस सर। जस्ट अ सेकंड ना, मैं जरा टेबल कंप्लीट करता हूँ पहले। कुछ इस तरीके का, कुछ भी और भी आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो आप लिख सकते हो। आप कोई भी रिसर्च पेपर उठाया आपने, पहले तो आपने नंबर 1 डाल दिया, भाई पहला रिसर्च पेपर मैं ये पढ़ रहा हूँ, टाइटल इसका ये है, ऑथर्स भी होंगे ऑब्वियसली, ऑथर्स लिख लीजिएगा, या ऑथर्स के बजाय सीधे उसका जो है ना वो कॉपी करिएगा। आपको एक साइटेशन का वो होता है, साइटेज कैसे साइट करने वाले हैं, ठीक है सर? डीओआई नंबर नहीं, डीओआई नंबर नहीं, साइट कैसे करते हैं, मतलब जैसे एपीए, एमएलए, शिकागो ये सब होता है ना, बताएंगे बाद में। ओके ओके। लेकिन वो साइट रेफरेंस लिस्ट देखी ना, किसी भी रिसर्च पेपर के पीछे रेफरेंस लगे रहते हैं। यस सर। तो बस वही उठा के आपको यहाँ पे उस पार्टिकुलर पेपर का लिख लेना है, जिससे आप कभी भी ये पेपर कहीं यूज करो तो आपको ढूंढना ना पड़े। ओके ठीक सर है, एक बार इसको जरा फिर से बता दीजिए साइटेशन को। जैसे सपोज करिए आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा है किसी का, ठीक है, जी तो आपने कभी कोई रिसर्च पेपर के पीछे देखा है रेफरेंस लिस्ट लगी रहती है? जी सर। जी सर। दिखाता हूँ भाई क्या कह रहा हूँ। सर देखा है हमने। अच्छा देखा है, तब ठीक है। जी सर। जी सर। अभी क्या एक्सेल ही है ना आपके सामने, स्क्रीन पे क्या आ रहा है आपके? यस सर। यस सर। ठीक है, अब सपोज करो रिसर्च पेपर उठाया, उसका टाइटल था इम्पैक्ट ऑफ कुछ भी, जो भी था टाइटल लिख दिया, एरिया उसने इंडिया पे काम किया, डिपेंडेंट वेरिएबल उसका था परचेज बिहेवियर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसका एटीट्यूड, बिलीफ, या जितने भी थे वेरिएबल सब लिख डालो, ठीक है। पॉपुलेशन उसका क्या था, कंज्यूमर बाइंग, पॉपुलेशन समझते हो ना यार आप लोग? कंज्यूमर बाइंग, लेट्स से कोई भी प्रोडक्ट, लेट्स से ग्रीन ही कर लेता हूँ, मेरा ही टॉपिक है तो मुझे याद आ जाता है बार बार, प्रोडक्ट्स। सैंपल साइज मान लो उनका 600 था, मेजर फाइंडिंग क्या निकल के आई कि भाई साहब कोई इम्पैक्ट नहीं है, या जो भी फाइंडिंग्स हैं वो, और साइटेशन जैसे उसका बताया मैंने। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको कि आप जब अपना थीसिस लिखने बैठोगे ना, तो आप बस ये टेबल देखोगे और आप सब लिखते चले जाओगे, समझ लो। और यहाँ पे कम से कम जो है ना, जब 25, 30, 40 पेपर अपने एरिया में पढ़ लो आप और उसका ये बना लो, तब आपको एकदम से पता है क्या लगेगा, आपको लगेगा यार ये अगर इस काम को इस तरह से करता तो और अच्छा होता। जब हम लोग जाते हैं ना कोई मूवी देखते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर इस रोल में इसकी जगह ये होता तो और अच्छा होता, है ना। तो आप जब 25, 30, 40 रिसर्च पेपर पढ़ोगे ना अपने एरिया पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बात क्यों नहीं कही गई, ये कही जानी चाहिए थी, या यू नो इट कुड हैव बीन डन इन दिस मैनर, राइट, और इन दिस पर्सपेक्टिव, दैट अप्रोच वुड बी लाइक मोर अप्रोप्रिएट, है ना। जैसे आप लोग अभी कह रहे थे कि जूम के बजाय गूगल मीट पे चले जाते, ज्यादा सही रहता।
सर एक चीज और, हाँ सर सारे रिसर्च पेपर पूरा तो हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है? अरे बस ये गलत बात है। रिसर्च पेपर में अच्छा तो पूरा पढ़ना है। पीएचडी कितने दिन के लिए सोच रहे करने में, कितना समय है आपके पास? हाँ जी सर 3 साल। अच्छा मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम। भैया देखो ऐसा है, रिसर्च पेपर एक पढ़ो, कायदे से पढ़ो, ठीक है? और एक रिसर्च पेपर को पूरा पढ़ने में मतलब हम लोगों को तो कोई टाइम नहीं लगता। आप ऐसे समझ लीजिए कि अब आपके लेवल पे आप जितना भी आपको समय लगे आप लीजिए, लेकिन थॉरो पढ़िए। और एक को जब आप दोबारा पढ़ेंगे ना तो आपको दूसरा मीनिंग समझ में आएगा। तो रिसर्च पेपर ही बेस है, लिटरेचर ही बेस है मैम। नहीं आपको भी लगेगा ये काम नहीं हुआ, ये काम नया है, और बाद में पता चलेगा कि हो चुका है, उसमें कोई नई बात नहीं थी। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे रिसर्च पेपर में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो क्या हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी सारी चीजें पढ़नी है सर? या उसमें कुछ मेन कंटेंट भी होते हैं? आप मुझसे क्या सुनना चाहते जैसे हैं? मैंने थीसिस जो मैंने देखी थी, थीसिस में जो चैप्टर दिए हुए थे उसमें कंटेंट है और बहुत सारी हेडिंग्स थी उसमें बीच में। थीसिस अलग चीज है, रिसर्च पेपर अलग चीज है। पहले रिसर्च पेपर पे बात करिए, थीसिस पे बाद में बात कीजिए। ओके सर, ओके सर। रिसर्च पेपर की बात रिसर्च पेपर तो छोटे होते हैं। हाँ, और थीसिस देखिए, समझ अगर गई आप, मैं, रिसर्च पेपर छोटे होते हैं। मैं एक बात आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा सभी लोगों को कि अगर आपके दिमाग में कहीं ऐसा है कि कोई थीसिस पहले से किसी की पढ़ी हुई है, ठीक है, हो सकता है आपको डिग्री अवार्ड हो जाए, पर आपको आएगा कुछ नहीं। आप बात समझ रहे हो? पीएचडी पे आपको पूरी जिंदगी बताना है कि आपने कहाँ से करी थी, कैसे करी थी, क्या वेरिएबल्स थे और क्या नहीं था। तो थोड़ा सा खाली डिग्री के लिए मत करिए। पापा धूम में बैठो है पापा। राइट, चलिए क्या इस तरीके से टेबल आपको बनानी है।